अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 23 नवंबर 2024 है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 24 नवंबर हो चुकी होगी। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली होंडा कार के हवाले से। होंडा कार ने फ्राइडे को अपने रिजल्ट पब्लिश किया जिसमें इसके रिजल्ट्स काफ़ी डिक्लाइनिंग है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के व्यूज़ थे कि भाई इस पे बताए तो आप क्या इसको लॉन्ग टर्म में रखें नहीं रखें, तो उस पर इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इससे पहले मार्केट की बात करें, मार्केट बेसिकली फ्राइडे वाले दिन काफ़ी अच्छा सेशन और इंटरेस्टिंग सेशन रहा। वॉल्यूम वाइज तकरीबन 1.2 बिलियन के वो एक 1.25 अरब के वॉल्यूम थे। कॉन्टेक्स एट 13.99 1 लाख को टच करने वाला था तो 300 पॉइंट की कमी से रह गया। फिर इसके बाद हमने देखा सेकंड सेशन सेकंड हाफ फ्राइडे वाले दिन ये प्रॉफिट टेकिंग सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। फिर मार्केट स्टिल पॉजिटिव क्लोज रही। जो इस तरह की सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा केयरफुल रह के हाँ हमें बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। अच्छा, इस दौरान काफी सारे लोग मुझे इस तरह भी पूछते हैं कि मैं क्यों बार बार लॉन्ग टर्म शेयर्स का फोकस करता हूँ, क्यों बोलता हूँ लॉन्ग टर्म शेयर्स को बाय करें और ट्रेडिंग के हो वाले शेयर्स को क्यों नहीं बताता। अच्छा, तो आज की बेसिकली प्रेजेंटेशन में मुझे इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन देना भी था। भाई ट्रेडिंग का मैं कभी भी मना नहीं करता। आपको ट्रेडिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म पे ट्रेडिंग करनी है तो उन शेयर्स आपके शेयर्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप टाइनी और पेनी स्टॉक पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा और ज्यादा रिस्क है नुकसान का। अगर ज्यादा फायदा का रिस्क भी है तो नुकसान का बहुत ज्यादा रिस्क है, तो इसलिए मैं टाइनी स्टॉक को और पेनी स्टॉक्स को मना करता हूँ। आपको ट्रेडिंग भी करना है, अब बड़े बड़े जो स्टॉक्स उठाएं जिनमें वॉल्यूम ज्यादा हो उनमें ट्रेडिंग करें। जिनमें वॉल्यूम ज्यादा हो, वॉल्यूम का अल्फाज फोकस पॉइंट है कि जिन शेयर्स में अगर आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है उसमें वॉल्यूम का खास ख्याल रखें। वॉल्यूम ज्यादा नहीं है तो ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल वो शेयर नहीं है। तो आप ट्रेडिंग करें, अच्छे अच्छे शेयर्स उठाए, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गया, मिलर ट्रैक्टर हो गया, मिजान बैंक हो गया, अच्छे अच्छे शेयर्स, मारी पेट्रोलियम हो गया, मिलर ट्रैक्टर हो गया। इनको आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके बना सकते हैं बिल्कुल। एक वॉल्यूम का लाजमी ख्याल रखना। तो मैं कभी मना नहीं करता नहीं करो। शॉर्ट लॉन्ग टर्म में मेरा हमेशा फोकस है, लेकिन शॉर्ट टर्म को डिस्करेज करता हूँ सिर्फ उन शेयर्स के लिए जो टाइनी शेयर्स हैं, जो सिर्फ सट्टेबाजी के हिसाब से चलते हैं, तो उनको मैं अवॉइड करता हूँ। खैर, अब मार्केट की बात करें, होंडा कार की बात करें। होंडा कार के बारे में हमने देखा मंडे फ्राइडे वाले दिन इसने रिजल्ट पब्लिश किए और उसके बाद ये तकरीबन 10% के लो लो की लग गया। और क्यों लगा उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, होंडा कार इज वन ऑफ द शेयर जो मैंने रिकमेंड किया था 2025 के लिए, और मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है टू गो अप। कहाँ तक जाएगा ये भी मैंने बताया था, तो उसी प्रेजेंटेशन को यूज करते हुए मैं इंशाल्लाह चलता हूँ और अपने व्यू को वापस कंफर्म करता हूँ। अच्छा, होंडा को मैंने तकरीबन नवंबर की स्टार्ट में वीडियो पब्लिश की थी जिसमें बताया था कि होंडा कार एक वन ऑफ फोर्थ वीडियो जो फोर्थ शेयर है आउट ऑफ 5 शेयर्स, जो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट 1 ईयर। जैसे हमने पहले पिछले साल भी इस तरह की वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था 5 शेयर, और इस साल मैं वापस बना रहा हूँ फॉर नेक्स्ट ईयर। देखते हैं कितनी ज़्यादा सक्सेस रहती है। और ओबियसली इन वीडियोस को प्रिडिक्ट नहीं करना, बेसिकली प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions और बेस्ड ऑन सर्टेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो मुझे लगता है अचीव होंगे, दैट्स व्हाई मैंने अपने वीडियो में इसको पार्ट बनाया। जब प्रेजेंटेशन वही यूज़ की, मैं रिपीट नहीं करूंगा, टाइम बचेगा। अगर आपने वीडियो देखनी है उस प्रेजेंटेशन को तो आप जाके देख सकते हैं, आपको लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको इजीली गो थ्रू कर सके इसकी व्यू को। सिर्फ मैं आज जिक्र करूंगा ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए इसके उस पर। इसमें Q2 मतलब सितंबर 24 के फाइनेंशियल रिजल्ट आए, उसमें देखें आप तमाम नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है सिवाय रेवेन्यू नंबर के। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कंपनी ज्यादा माल बेच तो सक रही लेकिन अपने कॉस्ट है ना, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जब कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आ रहा है। प्लस अदर इनकम जो इसकी है वो भी डिक्लाइनिंग साइड पे। अच्छा, क्यों है? अभी फुल फ्लेज अकाउंट्स हमारे मौजूद नहीं, लेकिन सरसरी तौर पे बात जरूर कर सकते हैं। कॉस्ट इसकी इनकी बड़ी क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज की है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसका लाजमी इसमें इम्पैक्ट होगा। प्लस इन्होंने एक ब्रांडिंग, ये जो इन्होंने रिसेंटली एक ब्रांडिंग की थी जिसमें बताया था आई थिंक, जिसमें ये बताया था कि 25 अक्टूबर को, जिसमें बताया एक्सपो सेंटर में, लाहौर एक्सपो सेंटर में, जिसमें ये बताया था कि कंपनी नेक्स्ट ईयर तो एक एचईवी कार, ऐसी गाड़ी की फैसिलिटी लेके आ रही है। नेक्स्ट एक ऐसी फैसिलिटी स्टेब्लिश करेगी जिसमें इन्वेस्ट करेगी 5 अरब, और हाइब्रिड फैसिलिटी लोकली स्टेब्लिश करेगी। इससे होगा ये लोकल हाइब्रिड गाड़ी लोकली बनेगी। तो इस तरह की कंपनी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। और होंडा बेसिकली ब्रांड तो बहुत बड़ा है,
लेकिन इसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो भूलना ना पाए इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा मार्केटिंग में ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इनको इनको एडिशनल कॉस्ट इनकट करनी पड़ रही है, और जिसकी वजह से कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाया कस्टमर पे। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। कि जब डिटेल अकाउंट्स होंगे तो हम डेफिनेटली इसमें जिक्र करेंगे क्यों इसकी कॉस्ट बढ़ी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि इसकी अदर इनकम हम देखें, यहाँ पर गिरी 896 मिलियन थी, अब 84 मिलियन है। अच्छा, अदर इनकम गिरने की जो मुझे जो बाजार वजह वजह लगती है वो ये हो सकता है कि एक तो गो एक तो इसकी ये अदर इनकम में इसके पास है क्या क्या, इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाती, सूद कमाती, डिपॉजिट पे हो सकता है उसमें कमी हो, एक ही हो सकता है। दूसरा, एक एडिशनल टैक्स को बैंकों पे लगाता है, जिसमें ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर इतनी से ज़्यादा होगी तो परसेंटेज वाइज टैक्स लगेगा या डिडक्ट होगा, तो हो सकता है इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। अभी हमें फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हो सकता है। बाकी इसके ओवरऑल रेवेन्यू नंबर ग्रो है, बाकी इस तमाम नंबर में मनफी है। ग्रॉस प्रॉफिट 3 मंथ के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा डिक्लाइन किया, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो वो कांस्टेंट है। तो मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर अच्छे परफॉर्मेंस है, लेकिन कॉस्ट पे स्टिल इनको काम करना चाहिए और कमी करनी चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास फुल फ्लैश अकाउंट होंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर में हम क्यों उसको, मैं क्यों समझता हूँ स्टिल कि इसमें भी स्टिल पोटेंशियल है। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस नहीं देखता, वो लॉन्ग टर्म पिक्चर देखता है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब जब वो आई थी साजगार की एक फोर पैसेंजर व्हीकल आई थी, फोर व्हीलर, तो हमने देखा पहले साल के एंड पे इसने एक बड़ा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर दिखाया। और उसकी वजह ये थी क्योंकि एक्सेप्ट लोग बोर हो गए थे पुरानी गाड़ियों से, पुराने होंडा सुजुकी के नाम से। और अब ये, और उसने इलेक्ट्रिक बेसिकली हाइब्रिड व्हीकल ही लेके आई थी, तो अब ये होंडा भी हाइब्रिड व्हीकल में जा रही है। प्लस ऑलरेडी ऑल्दो है, लेकिन अब लोकली मैन्युफैक्चर करेगी, असेंबल करेगी, तो मैं समझता हूँ तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट होगा कंपनी को भी। और मुझे लगता है इसमें एक, जब लोकली मैन्युफैक्चर करेगी तो बहुत सारी चीज़ें लोकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब इको मतलब क्विकली प्रोड्यूस कर सकेगी, प्रोड्यूस मार्केट में लेके आ सकेगी, ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा, तो उसके बहुत बेनिफिट है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये गाड़ियों की कंपनियों में सबसे छोटा शेयर है, और लेकिन होंडा एज अ ब्रांड लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है और उसकी रीसेल भी इतनी कोई करे, आई थिंक, और रिलायबिलिटी भी है, प्लस इसका इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है मार्केटिंग में, प्लस इसको काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स बताता है किस डायरेक्शन में चले। सो मुझे लगता है इस हिसाब से इसमें नेक्स्ट ईयर के एंड तक इसमें अच्छा प्राइस गेन आ सकता है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी उठ सकती है। तो विद दैट माइंड स्टिल थिंक कि इसको एज अ, जब प्राइस जब इस तरह की गिरे, तो मुझे लगता है ये एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप आज फ्राइडे को हमने देखा सिग्निफिकेंट गिरा, अब हो सकता है मंडे को भी गिरेगी। तो लेकिन दो लोअर कैप के बाद तीसरा लोअर कैप बहुत कम लगता है टेक्निकल, अगर चार्ट्स के पॉइंट से देखूं तो मुझे लगता है दो कैप अगर लग जाए तो आपको उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था इस कंपनी के हवाले से। और कोई चीज़ मिस आउट की हो तो बताएं, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। बाकी आप भी अपनी थॉट्स बताएं। तो और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शेयर्स है जो मेरी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में, लेकिन उसको ट्रेडिंग भी करना चाहिए, उस हवाले से भी बात करें, उस पर भी इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। या कोई और स्क्रिप्ट हो तो उसको भी बात करते हैं, उसको भी कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।